तो अपना अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बर्न। तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपन सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते थोड़ा इंट्रोडक्शन। थर्मल इंजरी, इंजरी ड्यू टू हीट एंड कोल्ड, उसको क्या बोलते हैं अपन? थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमिक लोकलाइज्ड इफेक्ट टू एक्सेसिव हीट और कोल्ड। एक्सेसिव हीट और कोल्ड के कारण जो भी इंजरी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? थर्मल इंजरी। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो इफेक्ट ऑफ हीट को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि कितना ज़्यादा हीट से के कारण अपन को इफेक्ट होगा, वो किस पे डिपेंड करे? एक तो टेम्परेचर, कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर से एक्सपोजर है, एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ हीट ऑन द बॉडी, कितने ड्यूरेशन तक है और कितना टेम्परेचर, ये दो फैक्टर डिटरमाइन करेंगे कि कितनी ज़्यादा अपन को हार्म होगी उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते बर्न से स्टार्ट करते। बर्न होता क्या है? इट इज़ अ कंडीशन ड्यू टू लोकल इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट। ठीक है, सबसे पहले लोकल इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट होता है। ठीक है, आइदर ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फ्लेम, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फ्लेम हो, या फिर एनी हीटेड ऑब्जेक्ट लाइक वायर और हॉट मेटल्स। ठीक है, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्लेम से या फिर कोई हॉट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, कॉन्टैक्ट विथ स्किन सरफेस द फ्लेम प्रोड्यूसेस बर्न्स इन्वॉल्व। अब जो स्किन सरफेस इन्वॉल्व है उस बर्न से, जैसे स्किन सरफेस में बर्न हुआ है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं? एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली, फिर उसके नीचे डर्मिस, और डीपर स्ट्रक्चर नीचे, और सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैट, और क्या बोलते हैं अपना बोन वगैरह, कार्टिलेज वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट बर्न इंजरीज आर क्लासिफाइड इनटू डिग्रीज। तो 3 डिग्रीज सुना होगा, 3 डिग्री में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री बर्न इन्वॉल्विंग ओनली एपिडर्मिस, सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, तो देखो यहाँ पर सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व है तो अपन इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री बर्न। फिर आता है सेकंड डिग्री बर्न, इसमें डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी तो अपन इसको क्या बोलेंगे? सेकंड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीपर लेयर ऑफ टिश्यू, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है उसी में अपन डिस्कस, जैसे एपिडर्मल बर्न है वही फर्स्ट डिग्री बर्न है, तो अपन थोड़ा देखते हैं उसमें। तो एपिडर्मल बर्न क्या है? दिस टाइप ऑफ बर्न इन्वॉल्व द ओनली एपिडर्मिस, सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करता है और सुपरफिशियल इन नेचर होता है। ठीक है, फिर इट रिजल्ट इन रेडनिंग। रेडनिंग को क्या बोलते हैं अपन? इरिदमा। इरिदमा होगा ब्लिस्टरिंग विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डर्मिस। सबसे पहले डर्मिस इन्वॉल्व नहीं होगी, सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी। ब्लिस्टरिंग मतलब ऐसे फफोले पड़ जाएंगे स्किन के ऊपर। ठीक है, the blister contain fluid rich in albumin and covered with white avascular epidermis surrounded by zone of hyperemia। ये देखो चारों तरफ ये हाइपरीमिया का जोन है, रेडनेस दिख रही है। एल्यूमिन एल्यूमिन रिच फ्लूइड भरा होगा इसके अंदर, जो ये फफोला पड़ गया, ब्लिस्टर पड़ गया। ठीक है, फिर ब्लिस्टर आर पेनफुल बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व एंडिंग एंड यूजुअली हील विदाउट लीविंग अ परमानेंट स्कार। सिर्फ एपिडर्मिस ही इन्वॉल्व हुई है तो स्कार नहीं बनता है। ठीक है, तो ये था अपना एपिडर्मल बर्न के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है डर्मो एपिडर्मल बर्न, इसमें डर्मिस तक इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बर्न इन्वॉल्व द होल थिकनेस ऑफ द स्किन इंक्लूडिंग हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, तो पूरी स्किन को इसने इन्वॉल्व कर लिया, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों को। एक्सट्रीमली पेनफुल एज दे इफेक्ट द सेंसरी नर्व एंडिंग, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि ये नर्व एंडिंग को इफेक्ट करता है। हील्स विथ रिजल्टेंट स्कार फॉर्मेशन, डर्मिस इन्वॉल्व है तो स्कार बनेगा। ठीक है, अब आते हैं डीप बर्न। डीप बर्न मतलब कि जो पूरे नीचे तक जिसने इन्वॉल्व कर, डिस्ट्रक्शन ऑफ डीपर टिश्यू, जैसे कि सबक्यूटेनियस सॉफ्ट टिश्यू, मसल, बोन, सबको इसने इफेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर द बर्नट एरिया में भी कम्प्लीटली चार्ड, पूरे एकदम काला पड़ा होगा, पूरा चार्ड दिख सकता है अपन को। ठीक है, दे आर रिलेटिवली पेनलेस एज द नर्व एंडिंग आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो उस एरिया की पूरी नर्व एंडिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो कोई भी पेन नहीं होगा, इसमें जनरली पेनलेस होती है। फिर नेक्स्ट आता रूल ऑफ 9, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज मेथड यूज टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ बॉडी सर्फेस इन्वॉल्व इन बर्न्स, तो कितना बॉडी सर्फेस इन्वॉल्व हुआ है बर्न में उसको एस्टिमेट करने के लिए आया रूल ऑफ 9। इट इज़ यूजफुल इन असेसिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, तो जितना कम एरिया बर्न हुआ होगा उतनी ज़्यादा चांसेस है उसके बचने के, उतना ज़्यादा प्रोग्नोसिस अच्छा है उसका। ठीक है, फिर वही जितना ज़्यादा चलेगा, जैसे कि अगर बर्न्स इन्वॉल्विंग 50% और एवव इज़ इनवेरिएबल फेटल, मतलब 50% या उससे ज़्यादा अगर वो जल चुका है, बर्न हुआ है उसकी बॉडी में, तो फेटल एकदम डेथ होएगी कंफर्म। ठीक है, अगर 30% ही है सफिशियंट डेथ कराने के लिए, अगर 30% भी एरिया बर्न है ना तो उससे डेथ हो सकती है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड किया? सबसे पहले फेस है ना, हेड और फेस, तो उसमें 9% आ गया, पूरा मुंडी वाला रीजन आगे पीछे उसको 9%। फिर अपना एब्डोमेन और चेस्ट वाले रीजन अलग अलग कर लो, तो चेस्ट में 9% और चेस्ट के पीछे वाला बैक में 9%। ठीक है, ऐसे एब्डोमेन में 9% और एब्डोमेन के पीछे वाले एरिया में 9%। ठीक है, फिर दोनों आर्म का 9% हो गया। ठीक है, दोनों हाथ के आगे पीछे दोनों मिला के 9% है। ठीक है, फिर 1% होता है जेनाइटेलिया का। फिर लेग में लेकिन अलग होता है, लेग थोड़े बड़े होते हैं आर्म से, तो लेग के फ्रंट का 9% और लेग के बैक का 9%। ठीक है, तो ऐसे 11 पूरे एरिया में डिवाइड कर दिया तो 99 और 1% जेनाइटेलिया, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, तो यह है रूल ऑफ 9 फॉर एस्टिमेटिंग द कि कितना एरिया अपने बर्न में इन्वॉल्व हुआ है।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि किस किस रीजन से जो है डेथ होती है बर्न्स में। तो दो कॉजेज होते हैं, एक तो इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ और एक डिलेड कॉज ऑफ डेथ। इमीडिएट कैसे डेथ हो सकती है? सबसे पहले कहीं आग लगी, कोई पर्सन वहाँ फंस चुका है, तो सफोकेशन के कारण डेथ हो जाएगी ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। फिर दूसरा प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक, डेथ विद इन अ फ्यू आवर्स, मतलब प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक से कुछ ही घंटों में डेथ हो जाती है। फिर दूसरा आता है सेकेंडरी शॉक। सेकेंडरी शॉक क्यों होता है? ड्यू टू हाइपोवोलेमिया। बर्न हो गया है तो फ्लूइड का बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना, इसी कारण देखो फ्लूइड रिप्लेसमेंट कराते हैं उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस होता है, हाइपोवोलेमिया होता है, रीनल परफ्यूजन कम होगा, रीनल फेलियर होगा, उस वजह से डेथ हो जाएगी। ठीक है। फिर बर्न के टाइम पे कुछ इंजरीज होती है, उससे भी डेथ हो सकती है, तो डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल इंजरीज। तो ये चार कॉज हैं इमीडिएट डेथ कराने के। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डिलेड कॉज ऑफ डेथ, बाद में कैसे डेथ होगी? टॉक्सीमिया, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। तो अपन जिस बर्निंग प्लेस में है वहाँ पर बहुत देर तक टॉक्सिक प्रोडक्ट अपने बॉडी की सरफेस में आ गए जहाँ पर भी बर्न हुआ था, तो टॉक्सीमिया के कारण भी डेथ हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द बर्न्ड स्किन सरफेस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे फेवर डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो जो अपना बर्न एरिया है, जो बर्न सरफेस है, वो बहुत देर तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा, तो उस वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन कैसे? मेनिंजाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? सेप्टिसीमिया होगा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाएगा, जिस वजह से डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो दो कॉज हैं, ये है डिलेड कॉज ऑफ डेथ। ठीक है। तो कॉज ऑफ डेथ भी बहुत बार पूछ सकते हैं, तो क्या है? अब नेक्स्ट आता है फ्यू इंडिविजुअल में डेवलप कॉम्प्लिकेशन लाइक कर्लिंग अल्सर ड्यू टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट के कारण भी कर्लिंग अल्सर होता है, उसके कारण भी डेथ हो सकती है। ठीक है। कर्लिंग अल्सर याद रख लेना, एमसीक्यू में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, हर चीज़ का मेडिको लीगल एक्सपेक्ट होना ही चाहिए। हर चीज़ का इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेडिको लीगल एक्सपेक्ट। हर चीज़ के पीछे मेडिको लीगल एक्सपेक्ट कुछ ना कुछ होता ही, तभी वो फॉरेंसिक में इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या है? बर्न का क्या है मेडिको लीगल एस्पेक्ट? कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। अब कहीं बहुत ज़्यादा जगह आग लग गई, बहुत सारे लोग उसमें जल गए, तो आइडेंटिफाई करना कि कौन है ये जो जला हुआ है, कौन सा पर्सन कौन है, ऐसे करना तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहता है। तो आइडेंटिफाइड द डिसीज्ड इन केस ऑफ बर्न्स थ्रू अ बिग चैलेंज टू द इन्वेस्टिगेटर्स। तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पर्सन कौन है, क्योंकि उसका पूरा बॉडी जल चुका होता है, तो आइडेंटिफाई करना बहुत टफ होता है। रेमनेंट ऑफ क्लॉथिंग, other articles, x-ray of the entire body, dental pattern may help in establishing the identity, है ना। ये सब मेथड से अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अलग से पूछा जा सकता है कि एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम बर्न में डिफरेंस बताओ। ठीक है। तो अपन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये जो बॉडी है, ये मरने के पहले जली है या फिर मरने के बाद जलाई गई। मतलब किसी ने मर्डर करके आग में फेंक दिया कि लगे कैसे आग में जलने के मर गया। ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सबसे पहले लाइन ऑफ रेडनेस। तो जहाँ भी बर्न हुआ है वहाँ पर लाइन ऑफ रेडनेस प्रेजेंट रहती है। एंटीमॉर्टम मतलब मरने के पहले और पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद। तो जहाँ पर भी जला हुआ होता है तो उसके आसपास इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रही मतलब पर्सन जिंदा है, तो लाइन ऑफ रेडनेस प्रेजेंट होगी और इसमें एब्सेंट होगी मारे हुए में। वेसाइकल्स कंटेन सीरस फ्लूइड रिच इन एल्ब्यूमिन क्लोराइड एंड सम पॉलीमॉर्फ्स, है ना। तो जो वेसाइकल जो फफोले पड़ गए थे उसके अंदर जो फ्लूइड भरा था, अपन ने देखा था कि जो उसमें एल्ब्यूमिन रिच रहता है, पर जो पोस्टमार्टम रहेगा तो उसमें लिटिल अमाउंट में एल्ब्यूमिन और क्लोराइड रहेगा। ठीक है। तो अपन इससे पता कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द पस एंड स्लव। तो इन्फ्लेमेशन होना किसकी कैरेक्टरिस्टिक? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अगर इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है तो वो मतलब जिंदा था पर्सन। ठीक है। सूट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो अगर पर्सन इनहेल कर रहा है तो मतलब जिंदा है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूट प्रेजेंट है तो मतलब जिंदा है, और नहीं है तो मतलब मरा हुआ था। फिर बेस ऑफ वेसाइकल रेड एंड इन्फ्लेम्ड रहेगा, इसमें जबकि नहीं रहेगा। ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, तो जब जहाँ कहीं भी आग लगी हुई होती है तो पर्सन इनहेल करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है, क्योंकि मतलब बर्निंग के टाइम वो होती है। तो अगर इनहेल कर रहा होगा तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी बहुत ज़्यादा वो होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन से। तो अपन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिला, कि मतलब कि उसका मतलब है कि पर्सन सांस ले रहा था और उससे जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर मिलेगा तो मतलब जिंदा था पर्सन, तो वो एंटीमॉर्टम बर्न है, और अगर बाद में मरा है तो उसमें नहीं मिलेगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर एंजाइम रिएक्शन, इंक्रीज इन एंजाइम रिएक्शन इन द पेरिफेरी ऑफ बर्न्स। तो वही एंजाइम रिएक्शन, इन्फ्लामेशन, सब किसके? जिंदा होने के वो है, मतलब बता रहे जिंदा होने के साइन है। तो पोस्टमार्टम बर्न में अपन को कुछ ऐसा इंक्रीज नहीं दिखेगा एंजाइम में, जबकि एंटीमॉर्टम में दिखेगा। हीलिंग भी देखो, हीलिंग ग्रेनुलेशन टिश्यू सीन इन ओल्ड केसेस, और जबकि इसमें नहीं दिखेगा। तो ये सब है दोनों डिफरेंस। अलग से ही पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम बर्न। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड। प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड क्या है? यूनिवर्सल फ्लेक्शन या फिर बॉक्सर एटीट्यूड। देखते हैं क्या होता है। व्हेन बॉडी इज एक्सपोज टू प्रोलॉन्ग्ड हीट, बहुत ज़्यादा देर तक हीट से एक्सपोज है बॉडी, तो रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन।
तो जितनी भी मसल फाइबर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट के कारण जो मसल प्रोटीन है वो कोगुलेट कर जाता है। तो जितना भी ये पूरे अपने जॉइंट्स है, फ्लेक्शन ऑफ ऑल जॉइंट्स विच स्टिमुलेट द पोजीशन ऑफ बॉक्सर, तो जो बॉक्सर की पोजीशन होती है ना बिल्कुल वैसा एटीट्यूड हो जाता है। तो देखो ये पर्सन लेटे हो, सारे जॉइंट इसके फ्लेक्स्ड हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पुगिलिस्टिक एटीट्यूड। तो ये बॉक्सर की तरह हो जाता है। तो ये था बर्न से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यही आ सकता है। थैंक यू।